खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक नए विचार और नए विषय को लेकर आपके सामने मौजूद है। आज हम बात करेंगे द्वंद्व विवाद की। आधुनिकता का दौर प्रतिस्पर्धा का है, जहां हर इंसान अपने आप को बेस्ट बताकर अपनी बात मनवाना चाहता है। ऐसे में कभी कभी वैचारिक मतभेद हो जाता है, फिर चाहे बात किसी संस्था की हो या नौकरी या किसी पेशे की हो। विचारों का मतभेद मनभेद में बदल जाता है, जिससे विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में इन अनचाहे विवाद को हम कैसे टाल सकते हैं? आज हमारे एक्सपर्ट इंदौर के एडीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे आपको बताएंगे कि किस तरह से द्वंद्व विवाद से दूर रहकर हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज फिर एक बार अच्छी बातें, ज्ञान की बातें करने वाली बातों के लिए हम बैठे हैं। आज बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, द्वंद्व निवारण, विवाद का समाधान करने की बात को। विवाद क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? साथियों, ये हमने देखा है, हम सब देखते हैं, मानव का एक बेसिक नेचर है, एक आधारभूत उसका स्वभाव है कि वह डिसएग्रीमेंट करना चाहता है या कर बैठता है या कर जाता है, लेकिन डिसएग्रीमेंट होते हैं। हम किसी भी संस्थान की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे हमें द्वंद्व मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ऑर्गेनाइजेशन की शक्ति का 40% तक का क्षय होता है। ऐसा रिसर्च बताते हैं, शोध बताते हैं कि व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन में 40% ऊर्जा कम कर देता है, या ऑर्गेनाइजेशन की जो 40% ऊर्जा है, ओवरऑल जो उसका आउटपुट होना चाहिए, वो कम हो जाता है, सिर्फ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उसके कारण नुकसान जो है सारा आउटपुट को मिलता है, व्यक्ति को ही मिलता है, संस्थान को ही मिलता है। और आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट होते क्या हैं? नेचुरली एक डिसएग्रीमेंट की भावना से जब शुरू होती है बात कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, और उसके बाद जो है वाद होता है, प्रतिवाद होता है, उत्तर होते हैं, प्रत्युत्तर होते हैं, उसके बाद मतभेद होते हैं, फिर मनभेद हो जाता है, और फिर विवाद खड़ा हो जाता है, फिर विरोधाभास खड़ा हो जाता है, उसके बाद स्थिति झगड़े की आ जाती है। साथियों, ऐसे मैंने कई सारे उदाहरण देखे हैं जहां लोगों ने छोटी छोटी सी बातों को लेकर, छोटे छोटे से ईगो को लेके, ये मेरे को घूर के देखता है, जब मैं निकलता हूं तो ये जोर से अपनी कार का दरवाज़ा बंद कर देता है। इस झगड़े पर हमने यहाँ तक देखा है कि लोगों ने एक दूसरे को बुरी तरीके से पीट डाला, धारा 307 प्राणघातक हमले के आरोपी बन गए, जेल चले गए, और अपना पूरा जीवन सिर्फ इस विवाद के कारण उन्होंने ख़त्म कर दिया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों की करियर को उन्होंने बर्बाद कर दिया, सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण। छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े बन जाते हैं, व्यक्ति जूझता रहता है। तो हमें ये देखना है कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करें। ये कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन हम इनको कैसे मैनेज करें। वही लीडर सबसे अच्छा है, वही नेतृत्वकर्ता सर्वश्रेष्ठ है, जो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रदर्शित ना होने दे, कॉन्फ्लिक्ट्स को ना दिखने दे, कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करते हुए रिजल्ट आउटपुट की तरफ काम करे। ये सर्वश्रेष्ठता अगर आपको गेन करनी है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप मीडिया में हैं, आप लॉ हाउस में हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, आप किसी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी, किसी में भी आप कहीं भी काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपकी ये लीडरशिप क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, आपको आकर्षक बनाएगी, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स को जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हैं। गौतम बुद्ध जी एक अपने शिष्य को भेज रहे थे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना उस जो गांव के लोग हैं वो ठीक नहीं है, उस गांव के लोग ठीक नहीं है, अच्छी बातें नहीं करेंगे, आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जा पाओगे क्या तुम? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि बिल्कुल गुरुजी, मैं जाऊंगा। बोले अगर आपसे कुछ उन्होंने उठपटांग बातें कर दी, विरोधाभास की बातें कर दी, विरोध कर दिया, तो क्या करोगे? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि अगर वो विरोधाभास की बातें करेंगे तो अच्छी बात है, कम से कम मारपीट तो नहीं करेंगे, विरोधाभास की बातें सुन के चुपचाप चला आऊँगा, अपनी बात उनको सुनाऊंगा, उनकी बात सुन के मैं चला आऊँगा। तो बुद्ध जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, और ये बताओ अगर वो मारपीट कर दें तो क्या करोगे? तो शिष्य ने कहा कि मारपीट करेंगे तो अच्छी बात है, मारपीट ही तो करेंगे, मर्डर तो नहीं कर देंगे, मेरी जान तो नहीं ले लेंगे। मैं उनकी बातें सुन के उनको मारपीट को, उनको इस बात का धन्यवाद दे के चला आऊँगा कि चलो ठीक है, उन्होंने जान बख्श दी है। फिर बुद्ध जी कहते हैं कि अगर उन्होंने आपकी जान ले ली तब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि अगर जान ही ले ली तो
तब भी उनका उपकार होगा, क्योंकि कम से कम इस असार संसार की जो पीड़ा है इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। एनीवे, कहने का आशा ये है कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट के प्रति इस प्रकार का नज़रिया, ये जो है, ये बुद्धत्व की बात कर रहा हूँ मैं, ये संतत्व की बात कर रहा हूँ, जो सर्वोत्कृष्ट है। हम उतने ऊपर भले ही नहीं जा सकते, हमारी सीमाएं हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, विरोधाभास की बात करें, तो हमारे जीवन में आने वाले 80% जो हमारे डिसएग्रीमेंट हैं वो वास्तव में बेसलेस होते हैं। 80% हमारे डिसएग्रीमेंट जो हैं बिना काम के हैं, उनकी कोई वर्थ नहीं है। अगर उन डिसएग्रीमेंट को हम कट कर दें, उन डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में बदल दें, तो हमारे 80% कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियाँ बदल जाएंगी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम डिसएग्री हो जाते हैं और फिर उसके बाद पर्सनलाइज हो जाते हैं, उसके बाद पर्सनल होकर उसके लिए डिफेंड करना हम शुरू कर देते हैं। और डिफेंड करना जब शुरू करते हैं तो वाद प्रतिवाद, विरोधाभास और सारे झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। बहुत छोटी सी बातें हमारे सामने आती हैं जिनको हम अगर डिसएग्री नहीं करें, कोशिश करें कि हमारा जो अप्रोच है इन चीज़ों के प्रति, हमारा जो परसेप्शन है इन चीज़ों के प्रति, वो डिसएग्रीमेंट का ना होकर एग्रीमेंट का हो। तो हर व्यक्ति एग्रीमेंट चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उससे उसकी बात बनी रहे, सदी रहे। छोटे छोटे ईगो की जो टेंडेंसीज हैं जो हमें ये बताती हैं कि नहीं यार, लाल नहीं पीली शर्ट अच्छी होगी, पीली लेनी पड़ेगी, नहीं मोबाइल जो है हमारा कंपनी का मोबाइल अच्छा है, ये तुम्हारा मोबाइल अच्छा नहीं है। अब ये बात यहाँ से शुरू होता है। अब आपका मोबाइल अच्छा है, अच्छी बात है, आपने अपने मोबाइल के कैरेक्टर्स बता दिए, लेकिन आप जब अपने मोबाइल कैरेक्टर्स के प्रति रिजर्व हो जाएंगे, आप उसके प्रति पर्सनल हो जाएंगे, फिर आप बताते बताते कहेंगे नहीं मेरा मोबाइल ही अच्छा है, फिर उसके बाद अगले स्टेज में आप शुरू करेंगे कि मेरा मोबाइल तो अच्छा है लेकिन आपका मोबाइल बुरा है, फिर आप दूसरे वाले की मोबाइल की जो बुराइयां शुरू कर दोगे बनाना। ऐसे करते करते डिसएग्रीमेंट जो है आपका विवाद और झगड़े में बदल जाएगा, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो साथियों, हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है, युवाओं की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वो अपनी ऊर्जा को इन छोटे छोटे विवादों से बचाएं और हमारा जो 40% का आउटपुट सिर्फ विवाद के मैनेजमेंट में, विवाद की ऊर्जा में ख़त्म होता है, विवाद करने में ख़त्म होता है, उसको बचाकर हम अपना आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारा रिजल्ट 40% मोर इफेक्टिवली आउटपुट के साथ सामने आएगा। तो हमें अपने विवादों को मेंटेन करना है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अप्रिशिएशन की थ्योरी है, आपके परसेप्शन की थ्योरी है, आपकी सोच की थ्योरी है। हमें कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है। तो सबसे पहले नंबर 1, हमें अपनी बातों के लिए डिफेंसिव नहीं होना है। हमने अगर कह दिया है कि फलां क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ है, तो इस बात के लिए हमें किसी प्रकार से विवाद में ये विवाद नहीं पड़ना है कि हमने जो कहा वो क्रिकेटर सर्वश्रेष्ठ है, आपने जो कहा क्रिकेटर अच्छा नहीं है, उसके बाद आपका क्रिकेटर सबसे खराब है, हमारा बताया क्रिकेटर सबसे अच्छा है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। अगर हम किसी भी क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, बड़े नाम की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ कमजोरियाँ होंगी। हम अपने वाले की अच्छाइयाँ खूब बताएं, अपने वाले की बुराइयाँ अगर सामने आती हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लें, दूसरे वाले की जो अच्छाइयाँ उनको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ यार, ये तो अच्छी बात है, ये क्रिकेटर को मैं पसंद नहीं करता लेकिन इसने फला मैच में तो अच्छा खेला था, इसकी ये पॉजिटिव पक्ष है। तो ये अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति को हम ख़त्म कर पाएंगे। नंबर दो ये कि जब भी कोई विवाद प्रतिवाद की स्थिति आती है तो सबसे पहले हम लोगों को पर्सनलाइज करना शुरू कर देते हैं, पर्सनल ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बात चल रही थी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की बात करते करते हम शुरू कर देते हैं कि अरे तू भ्रष्ट है, तेरा बाप भ्रष्ट है। इस टाइप की बातें जो पर्सनलाइज ब्लेम हम शुरू कर देते हैं। जब पर्सनल ब्लेम आता है तो व्यक्ति को ऑब्वियसली क्रोध आता है। आपकी बात थी, किसी बात पर चल रही थी, आपका विषय था कि आप देशों की बात कर रहे हैं, देशों में करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आ गए किस बात पर? आप आ गए व्यक्तिगत ब्लेम पे आ गए। आपने उसको, उसके पिता को, उसके किसी भाई को आपने ब्लेम कर दिया, उसके जॉब को ब्लेम कर दिया, आपने उसके प्रोफेशन को ब्लेम कर दिया कि आपके प्रोफेशन ये है, आपके प्रोफेशन के लोग तो ऐसे ही होते हैं। आपने जैसे ये ब्लेम किया, आपका विवाद झगड़े में बदल जाएगा। तो कोशिश करना है हमें कि हम जब भी अगर ऐसी बात प्रतिवाद की स्थिति ना बन जाए तो कम से कम हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर पर्सनल ब्लेमिंग ना करें। नंबर 3, अगर कोई भी विवाद की स्थिति आती है, सबसे बड़ा उसका जो दुष्कर जो चीज़ है वो ये होती है कि हम सुनना नहीं चाहते। एक विद्वान ने कहा था कि व्यक्ति अगर अच्छा लिसनर है, अच्छा सुनने वाला है, तो उसकी जीवन की आधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं सिर्फ सुनने से। हर व्यक्ति चाहता है सुनाना,
लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता है। अगर अच्छा सुनने वाला है तो चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो किसी चिकित्सा विभाग में काम कर रहा हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी है अगर अच्छे से सुनना चाहता है और निश्चित मान के चलिए अगर उसकी लिसनिंग पावर अच्छी है तो वो बहुत कुछ गेन कर सकता है। सुनेंगे तो आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी, सुनेंगे तो आपको सारा पक्ष जानने को मिलेगा, सुनेंगे तो आप नेचुरल जो जस्टिफाइड वे है, जो तथ्य सही है, जो तर्क संगत बात है उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर आप सुनेंगे ही नहीं, आप अपने पक्ष को रखते रहेंगे, अपने दूसरे वाले पक्ष को सुनना कबूल ही नहीं करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए ना आपके सामने सत्य आएगा, ना तथ्य आएगा, ना फैक्ट आएगा, ना ही आप तर्क संगत हो पाएंगे। आपको लोग ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति तर्क संगत नहीं है, ये व्यक्ति रेडिकल है, अपनी बात को रखने के लिए अंधा है, अंधी बात करता है और अपनी बात पे अड़िग हो जाता है, ये व्यक्ति जस्टिफाइड नहीं है, ये व्यक्ति जो है तर्क संगत सत्य की बात करने वाला नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी सारे डिसएग्रीमेंट्स में, सारी जो वाद विवाद की प्रतिवाद की बातें हैं उनमें हमें अपने जो हमारा एक पक्ष है उसको रखने के लिए हमें कम से कम अच्छा लिसनर बनना है। अच्छा लिसनर बनेंगे जब आप 60% सुनेंगे तो 40% व्यक्ति आपको सुनेंगे, 60% में आप उसकी बात समझ जाएंगे, 40% में आप अपनी बात समझा देंगे, तो बात हल हो जाएगा, समस्या विकराल स्थिति में नहीं आएगी। जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, अगला पॉइंट है इसका हमारा, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इमोशनली कितने बुद्धिमान है, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हमारी संवेदनात्मक दक्षताएं कितनी है, हमारी भावुक दक्षताएं कितनी है, व्यक्ति के सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो भावनात्मक स्थिति है, उसके इमोशंस हैं वो क्या है। ऑब्वियसली एक एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, एक एम्प्लॉय आता है कि सर मेरे घर में फला फला दुखद काम हो गया है, फला फला बीमार है, फला बच्चा हॉस्पिटलाइज है, इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, बहुत दुखी हूँ। और एम्प्लॉय जो बैठा हुआ है, एम्प्लॉयर जो बैठा है वो किसी और गुस्से में बैठा है, उससे कोई कॉन्टैक्ट मिस हुआ है, उसका कोई जो है इकोनॉमिक लॉस हुआ है, वो अपने उस गुस्सा को उस व्यक्ति के ऊपर निकाल देता है, उसको भगा देता है, उसको चिल्ला देता है, उसको डांट देता है। परिणाम ये होता है कि एक तो वो उसके प्रति उसके मन में गलत भावनाएं आती हैं, दूसरा ये अपनी गलती से भी फील होता है, कुल मिला के मामला सारा चौपट हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस होने का मतलब ये है कि हमारी इंटेलिजेंसी इतनी हो कि सामने वाले की भावनाओं को पढ़ सकें, सामने वाले की भावनाओं को जानकर एम्पैथी हो गए। एम्पैथी सिंपैथी हमारी होती है सिंपैथी, लेकिन एम्पैथी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है यहाँ पे। हम एम्पैथाइज हों, उस व्यक्ति की भावना को अपने ऊपर लेके देखें कि वो व्यक्ति किस कंडीशन में बात कर रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, वो किस भावनात्मक परेशानी से गुजर रहा है। अगर उसकी भावनात्मक परेशानी पे हमने अपना गुस्सा इम्पोज नहीं किया तो मान के चलिए आप इमोशनली इंटेलिजेंस कहलाएंगे। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत सारे विवादों को ख़त्म कर देगी। आदमी आता है 100 की स्पीड में, आप होते हैं 20 पे और झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो 20 और 80 और 20 और 100 के बीच में जो 80 का अंतर होता है वो अंतर बहुत बड़ा विवाद क्रिएट कर देता है। आप होते हैं 100 की स्पीड में, सामने वाला 40 की स्पीड से आ रहा है, आपने जो उनकी आपने बातें करना शुरू की, आप दोनों की पिच अलग थी। आप उस हाई पिच पे काम कर रहे थे, वो लो पिच पे आ रहा था, आपके बीच विवाद हो गया। विवाद ऐसा होगा कि जो आपको बहुत नुकसान कर सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान कर सकता है, उस सामने वाले व्यक्ति को भी नुकसान कर सकता है, लेकिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट कुछ भी नहीं है। हम जब पॉजिटिविटी के लिए काम कर रहे हैं तो नेचुरली हमें काम करना चाहिए कि हम पॉजिटिव हों और पॉजिटिव निष्कर्ष जो रिजल्ट आउटपुट हमारा निकले उसके लिए हम काम करें। अगला पॉइंट ये कि जब भी कोई बात विवाद की बात होती है तो हमें एब्सोल्युटली अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देना है। लोग क्या करते हैं जनरली, आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग तुरंत अपना निर्णय पारित कर देते हैं। हम जजमेंटल हो जाते हैं, हमारा जजमेंट है, हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, हमारे मन में जो पूर्वाग्रह भरे बैठे हैं, वो कह देते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति तो है ऐसे होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति इस फला बिलोंगिंग्स के व्यक्ति जो है वो ऐसे होते हैं, और एक हमारा जजमेंट हमने पारित कर दिया है। ऑब्वियसली कोई भी जाति प्रजाति, कोई भी धर्म, कोई भी बिलोंगिंग्स के व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। हर जगह अच्छाइयाँ बुराइयाँ, व्यक्तिगत जो विविधताएं हैं सभी जगह मौजूद होती हैं। इसलिए जजमेंटल होना, हमारा जो है निर्णय तुरंत पारित कर देना, ये बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। ऐसे व्यक्तियों के विकास की, प्रसार की और इनके जो है इनके जो मानसिक विकास की जो संभावनाएं कहीं ना कहीं धूमिल होती हैं, और ऐसे व्यक्ति अच्छा गेन करने में
कहीं ना कहीं वंचित होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने आता है उसकी अपेक्षा ये होती है कि जब वो अच्छी बात करेगा तो हम उसे स्वीकार करेंगे, हम अच्छी बात करेंगे तो वो स्वीकार करेगा। तो कंप्रोमाइजिंग हमारा जो फैक्टर है, हमारे अंदर जो गुंजाइश है वो बना के रखनी चाहिए। हमें किसी भी विषय पर अपने जजमेंट को एकदम से पारित नहीं कर देना है। वाद का, विवाद का, तर्कों के आने का हमें मौका देना है। जब तर्क आएंगे, बात होगी, उसके बाद बात जो सेटल होगी वो सेटल होने पर हम उसको स्वीकार करेंगे या उसको अपनी बात स्वीकार कराने के लिए कहेंगे। लेकिन वो तब जब हमारा शुरुआत ऐसी होगी कि हमारी कंप्रोमाइजिंग कंडीशन हमारी दिखाई देगी। जब दिखाई देगा लोगों को कि हाँ ये व्यक्ति कंप्रोमाइज़ कर सकता है, कंप्रोमाइजिंग स्थिति में है, तब जाकर जो है व्यक्ति आपसे बात करेगा और बात जो होगी वो फ्रूटफुल होगी, उसका निष्कर्ष फ्रूटफुल होगा। उसमें जो चीज़ निकल के आएगी वो कहीं ना कहीं लाभप्रद होगी। इसमें अगला बिंदु ये है कि हम जब किसी से इस प्रकार की बात करते हैं, इस प्रकार की स्थिति में आते हैं, तो हम व्यक्तिगत ब्लेम भी करते हैं और हम अपने आप को ही व्यक्तिगत रूप से जोड़ लेते हैं। नेचुरली हम सबकी बिलोंगिंग्स हैं, हम किसी न किसी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो हमारी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिवशिप होती है, लेकिन वो आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसकी बात कर रहे हैं और उस बात के दौरान ये बात निकल के आ रही है कि आप जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर कोई ब्लेम हो रहा है या उसके ऊपर कोई आघात हो रहा है, तो आप अपने आप को यहाँ व्यक्तिगत ना माने। यहाँ हम सिर्फ तथ्यों को रिप्रेजेंट करें, तथ्यों को सुने, तथ्यों को दें, तथ्यों को स्वीकार करके तथ्यों के जो मंथन है उसके बाद जो निष्कर्ष आने वाला उसको रिजल्ट के रूप में आउटकम मैंने कहने का आशय ये कि अगर हम व्यक्तिगत हो जाएंगे या व्यक्तिगत लोगों को ब्लेम कर देंगे, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो आउटकम है वो कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता जाएगा तो आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी स्थिति में दुखदायी होगा आपके लिए भी और सामने वाले जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी दुखदायी होगा। तो इसलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट में इस स्थिति को ध्यान में रख के काम करना होगा। एक और बात कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन जो संचार है, जो आपसी बातचीत का हमारा जो नज़रिया है, तरीका है, जो हमारा सोच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन व्यक्ति के जीवन की एक ऐसी पूंजी है। जो कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं उनके लिए वो बार बार लाभप्रद होती है। जो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके लिए बार बार दुखदायी होती है। साथियों, युवाओं से मेरा आग्रह है कि अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। पर डे हम अपने कम्युनिकेशन को देखें, हमारा कम्युनिकेशन कहाँ पुअर है। वर्बल कम्युनिकेशन हमारा कैसा है, हमारी बात लोगों के समझ में आती है कि नहीं आती है, हम अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं, हमारे मन में जितने थॉट्स आते हैं उन थॉट्स को हम रिप्रेजेंट कर भी पाते हैं कि नहीं, कि भावावेश में आकर हम अपनी आधी बात भूल जाते हैं, कि सामने वाले को देखकर अपना आत्मविश्वास हम खो जाते हैं, कि हम अपनी बात को रखते हुए दिग्भ्रमित तो नहीं हो जाते हैं। हमारी जो बातें हैं वो कहीं विषय शुरू करके कहीं और तो नहीं चली जाती हैं। ध्यान रखना चाहिए। वर्बल के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में 60% हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होता है, बिना बोले हुए किया गया कम्युनिकेशन। आप किसी के सामने जाके बैठते हैं, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वो व्यक्ति अप्रिशिएट कर लेता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये ईगोइस्टिक है, ये अपने आप को बड़ा समझ के आया है, ये दादागिरी करने आया है, ये पोलाइट वे में आया है, ये कुछ लेने आया है, कुछ देने आया है, ये जो है विवाद करने आया है। हर बात समझ में लोगों को आ जाती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत सारे आयाम हैं, उन सब की बात अपन यहाँ नहीं करेंगे, किसी दिन अलग से इस टॉपिक बात करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो बहुत सारे आयाम हैं उनको हमें ध्यान रखना है। हमारा रिप्रेजेंटेशन नॉन वर्बल जो है वो इस प्रकार करना हो कि हम किसी कार्यालय में जा रहे हैं, किसी लेडी ऑफिसर के पास जा रहे हैं, किसी सहकर्मी महिला से बात करने जा रहे हैं, हर प्रकार से हमारे बॉस से बात करने जा रहे हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं, पब्लिक को डील कर रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उस स्थिति के अप्रोप्रिएट ही होना होगा। जब आप अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे तो अप्रोप्रिएट वर्बल कम्युनिकेशन से उसका जवाब मिलेगा। जब साम्य नॉन वर्बल का वर्बल से और वर्बल का नॉन वर्बल से बनेगा तो साम्य की स्थिति जो बनेगी वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर पॉजिटिविटी की स्थिति होगी। आप कोई चीज़ रिप्रेजेंट करने गए हैं, आप कोई समझाने गए, तो वहाँ लोग जो जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उस बात को समझेगा, उस बात को मानेगा, उस बात को एक्सेप्ट करेगा। आपने प्रपोजल दिया, उस प्रपोजल पे जो है उसका परिणाम ये होगा कि उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन अच्छा था, आपने कम्युनिकेशन की रेपो अच्छी बनाई थी। कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी बहुत ज़्यादा
डिपेंड करती है इस बात पे कि हमारा कम्युनिकेशन का स्किल कैसा है, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, किस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन रेपो गड़बड़ा गया तो पहले ही आप कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, आपका विवाद पहले ही शुरू हो जाएगा। आपकी जो है बात पर असहमति उसका ध्येय होगा और उसकी बात से असहमति धीरे धीरे आपका ध्येय बनना शुरू हो जाएगा। जब हम देखते हैं कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति असहमति दिखा रहा है और आपने बोला चाय पियेंगे, वरना चाय नहीं पीता, मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी पियेंगे, मौसम ख़राब है, कॉफ़ी नहीं पीना है, कॉफ़ी ख़राब होती है, मौसम तो अच्छा है नहीं, मौसम भी ख़राब है, ऐसा मौसम मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार के जो नेगेटिव कम्युनिकेशन के आपके जो जवाब आते हैं उसका कारण ये होता है कि हम रेपो स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर आपने कम्युनिकेशन की रेपो बढ़िया स्थापित की है तो ये कम्युनिकेशन आपका पॉजिटिव वे में जाएगा, नहीं हुई तो नेगेटिव वे में जाएगा। जब नेगेटिव कम्युनिकेशन होगा तो निश्चित तौर पर वह कॉन्फ्लिक्ट के रूप में दिखाई देगा। अधिकतम डिसएग्रीमेंट पे लोग काम करेंगे, अधिकतम डिसएग्रीमेंट के लिए लोग चर्चा करेंगे, अधिकतम डिसएग्रीमेंट से आप भी डिसएग्री होना शुरू कर जाएंगे और कहीं ना कहीं तर्क संगतता खत्म होगी और नॉन फ्रूटफुल कम्युनिकेशन के रूप में वो निकल के आएगा। जो शुद्धता कॉन्फ्लिक्ट होगा वो कॉन्फ्लिक्ट जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए भी दुखदायी होगा। तो कहने का आशय ये, हमारा कम्युनिकेशन जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसका रेपो हमें विधिवत तैयार करना है। वो रेपो ऐसा हो कि पॉजिटिव हो और कॉन्फ्लिक्ट की दिशा में ना जाने वाला हो। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर हम बेसिकली बात करें तो 3-4 चीज़ें आती हैं। बहुत इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रांग हो, कम्युनिकेशन हमारा बढ़िया हो, डिसएग्रीमेंट की हमारी टेंडेंसी ना हो। बाई डिफॉल्ट हम डिसएग्री नहीं होते हैं, बाई डिफॉल्ट हम एग्री होते हैं, ये हमारा अप्रिशिएशन हो, ये हमारा एक पूर्वाग्रह हो, तो आप मान के चलिए आप कम्युनिकेशन अच्छा कर पाएंगे। साथियों, इस दुनिया में हर बात का डिसएग्रीमेंट आसानी से आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता डिसएग्रीमेंट में नहीं है, एग्रीमेंट में है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर डिसएग्री होके और एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो आप दिन भर 24 घंटे आपको कम पड़ेंगे, 365 दिन कम पड़ेंगे कि आप कॉन्फ्लिक्ट में बैठे रहेंगे। आपका ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर जगह जहां जाएंगे आपका डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट के रूप में परिवर्तित होता दिखाई देगा। लेकिन आपकी सफलता इस बात में है, आप अच्छे लीडर, आप अच्छे वर्कर इस बात में आप साबित होंगे जब आप डिसएग्रीमेंट की अपनी जो प्रवृत्ति है उसको छोड़कर कोशिश करेंगे कि बाई डिफ़ॉल्ट आप एग्री होते हैं। जहां आवश्यकता नहीं है, जहां कोई नुकसान नहीं है, जहां बात उतनी दमदार है ही नहीं, तब हमें ऐसी कंडीशंस में, ऐसी सारी कंडीशंस में एग्रीमेंट से शुरुआत करें। एग्रीमेंट से हम चलना आगे चलें तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। साथियों, अगर हमें अपने जीवन में लक्ष्य को पाना है, हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा रखना है, हमें हमारे आउटपुट को बढ़िया रखना है, हमें ये बताना है कि हम किसी भी संस्थान के लिए एक एसेट के रूप में हैं, संस्थान के लिए हम देने वाले हैं, कोई भी काम हमसे कराया जाएगा, हम अच्छे से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर रिप्रेजेंट आपको करनी है तो निश्चित मान के चलिए आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना होगा। अगर आप अच्छे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बचेंगे और दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व कर पाएंगे। जब ये टेंडेंसी आपके अंदर आएगी तो आप बेस्ट लीडर के रूप में स्थापित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।